सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे लियो वरादकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उत्तर होगा आयरलैंड। तो आयरलैंड में भारतीय मूल के ये प्रधानमंत्री थे लियो वरादकर और अभी इन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। वे भारतीय मूल के कैसे थे? तो उनके जो पिताजी थे वो मुंबई से थे, माताजी तो आयरलैंड से ही थी। वे 38 साल की उम्र में 38 ईयर की उम्र में आयरलैंड के सबसे युवा और खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। अब बात आयरलैंड की है तो ये रहा मैप में आयरलैंड। ये यूरोप का सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, या यूं कह दूं कि ये महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन के बाद। कैपिटल इसकी डबलिन होती है, करेंसी यूरो है। और आप जानते हो जब भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वाला प्रश्न आता है तो उस साल जितने भी इससे संबंधित प्रश्न होते हैं इंटरनेशनली, जैसे इंटरनेशनली किसी भी देश के प्रेसिडेंट बने, किसी भी देश के प्रधानमंत्री बने, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा भी रिवाइज कराऊंगा आपको। एक्स्ट्रा क्या कि किन किन देशों में भारतीय मूल के कोई प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है या कोई ऊंची पोजीशन पे है। देखो जरा, एक तो आपको याद होगा अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारतीय मूल की है। यूके के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। उसी तरह से मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं प्रविंद जुगनॉथ। सेशल्स के प्रेसिडेंट वावेल रामकलावन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हो गए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो गए। एडोब के सीईओ शांतनु गुप्ता हो गए। और अब तो वर्ल्ड बैंक के भी जो हमारे हेड हैं वो भी भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा उनका नाम है। तो ये तो मैंने आपको वो नाम रिवाइज करवाए जो भारतीय मूल के हैं। अब मैं आपको रिवाइज क्या कराऊंगा, 2024 में कौन कौन प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री हमने पढ़े हैं। चलो देखो, अभी फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुल्यूक। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बन गए प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंग ते। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने ये गैब्रियल अटल। चाड के प्रधानमंत्री कौन बने? सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। ये 2024 के ही सारे अपॉइंटमेंट है, पुराने नहीं है, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, जनवरी फरवरी मार्च। तो इनको याद रखना आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे 29वें यानी कि 29 नंबर का देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई। तो आंसर होगा निशांत को। तो युवा कवि आलोचक हैं निशांत और इनको वर्ष 2023 के लिए 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की अभी घोषणा की गई है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया गया। बाकी डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की बात करेंगे तो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में पिछले 29 सालों से हर साल किसी न किसी युवा आलोचक को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और ये सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। कितने वर्ष तक के लेखकों को? 45 वर्ष। बाकी निशांत की बात करेंगे तो वे उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो पुरस्कार का नाम मैंने आपको बता दिया, कौन सा संस्करण है वो बता दिया, किसे मिला वो बता दिया, किनकी याद में दिया जाता है वो बता दिया, कब से शुरू किया गया ये बता दिया, और जिसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए। और ये निशांत कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी ऑप्शन पे चले तो प्रभा वर्मा इंपॉर्टेंट नाम है। अभी 33वां सरस्वती सम्मान मिला था उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। टीएम कृष्णा की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। और रतन टाटा जी की बात करें तो परोपकारी कार्यों के लिए अभी इन्हें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। वैसे 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी होता है, वर्ल्ड पोइट्री डे, और उसकी भी थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट्स।
अच्छा, वन से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मुझे याद आता है कि भारत की पहली वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित हुई? तेलंगाना में। और मुझे बता सकते हो वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अब वैसे तो डे वाला प्रश्न है जी, चलो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज जो भी हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस था, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को ये अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे, 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। बाकी 20 मार्च को एक तो विश्व गौरैया दिवस मनाया था और हैप्पीनेस डे मनाया था। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं अभी तक, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार विमानन और एरोस्पेस यानी कि एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने चंद्रयान 3 की बात करी क्योंकि उसी के लिए तो ये पुरस्कार मिला है इसरो को। तो पहले हम चंद्रयान 3 से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि अभी तक एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, चंद्रयान 3 कब हमने लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था ये चंद्रमा पे? 23 अगस्त को। तो इसीलिए 23 अगस्त को हम एक दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। हम कहाँ पे पहुंचे थे? वैसे तो याद रखो चांद पे पहुंचने वाले हम चौथे देश बने थे, लेकिन कहाँ पे? हम चांद के साउथ पोल पे पहुंचे थे। इसलिए यह प्रश्न बन जाता है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश दुनिया का वो भारत है। हमने जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से, किस व्हीकल से? तो LV-M3M4 से, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। इसके साथ हमने एक लैंडर भेजा था जिसका नाम विक्रम है और एक रोवर भेजा था उसका नाम प्रज्ञान है। इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, P वीर मुथवेल है, ये याद रखना। और मैंने आपको बताया था चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था उसे भी नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। और इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हम चांद पे पहुंच गए, चौथे देश बन गए। इसके बाद 5वां देश भी बन चुका है अभी चांद पे पहुंचने वाला। बता सकते हो कौन? तो आंसर होगा जापान। तो याद रखना, चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? जापान बन गया। और उसका जो मून मिशन था उसका नाम क्या है? मून स्नाइपर है। और उसने जो लैंडर भेजा था उसका नाम है स्लिम, ये भी याद रखना। अच्छा, चांद पे साउथ पोल पे हमने कहा सबसे पहले देश पूरी दुनिया में हम ही है, लेकिन अभी चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। उसका नाम है इंट्यूटिव, ये अमेरिकी कंपनी है। और उसके लैंडर का नाम क्या है? ओडिसियस है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अभी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के कारण अभी 2 पुरस्कार और मिले थे। एक तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला था, आपको याद होगा, इसी साल के स्टार्टिंग की बात है शायद। और अभी इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये जो इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक जो आज हमने प्रश्न पढ़ा, एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात इसरो की है, तो इसरो की बात करते हैं। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, ये 10वें नंबर के हैं। इनसे भी संबंधित 2 प्रश्न आपने पढ़े थे। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है निलावु कुदिचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में है। और अभी इन्हें एक पुरस्कार भी मिला था 2024 में ही, KPP नाम्बियार पुरस्कार। वैसे इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आपको याद है अभी मोदी जी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया था, कहां पे? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि अभी इसरो ने मौसम संबंधित एक सैटेलाइट है जिसका नाम है इनसेट 3DS, ये आपने पढ़ा भी था, हमने पढ़ाया आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी इसे किस लॉन्च व्हीकल से या किस रॉकेट से लॉन्च किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये कहां पे बनाया है? तो आंसर होगा राजस्थान में।
तो स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप यानी कि समूह। तो ये एक इकाई है, एक यूनिट है जिसमें कई सारे सैन्य विमान और एयर क्रू शामिल होते हैं। तो याद रखना, भारतीय सेना ने राजस्थान में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया है। राजस्थान में भी कहां पे? जोधपुर में। अपाचे हेलीकॉप्टर से भी दो तरह के प्रश्न बन जाएंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर ये हमने किस देश से लिए हैं या किस देश से खरीदे हैं, तो अमेरिका से। और इनका निर्माण किसने किया? तो अमेरिका की जो बोइंग नाम की कंपनी है उसने। आपको याद है भारत से डॉर्नियर विमान कौन खरीद रहा है? तो गुयाना देश खरीद रहा है। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहा है? तो फिलीपींस और इंडोनेशिया। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और भारतीय सेना से याद आएगा भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को हम मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 इसका आयोजन अभी किया गया नई दिल्ली में। और आयोजन करने का उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। 18 से लेकर 20 मार्च 2024 तक यह हुआ भी नई दिल्ली में। थीम भी है भारत इनोवेट्स। आयोजन किसने किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। अच्छा, जिसने इसका आयोजन किया ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो कुछ समय पहले, और इसी साल की बात है 2024 की ही, इसने एक रैंकिंग जारी की थी, स्टार्टअप रैंकिंग फॉर 2022। उसमें अलग अलग कैटेगरी बताई गई थी और उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की अगर अपन बात करते हैं तो वो रहा था गुजरात। और वैसे स्टार्टअप डे, हम नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। अच्छा, जब मैं आपसे बोलता हूं कि इसी साल हमने पढ़ा है, जनवरी में हमने पढ़ा है, फरवरी में हमने पढ़ा है, अगर चीजें आपको याद आ जाती है तो अच्छी बात है, मतलब आप रिविजन कर रहे हो, इससे ये पता चलता है। लेकिन अगर आपको चीजें याद नहीं आती है ना, तो फिर अपने आप को आप बेवकूफ मत बनाएं। याद नहीं आ रही है इसका मतलब साफ है कि आप उसका समय पे रिविजन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो आपने पढ़ा था, समय लगा करके तैयारी की थी, वो सब आप भूलते जा रहे हैं और एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब आज अगर क्लास ले रहे हैं आप, चाहे यहाँ पे लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की लो, कहीं पर भी लो, तो आप समय दे रहे हैं अपना कीमती समय। उसके बाद अगर उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का जो भी आपने पढ़ा है उसका आपने बार बार समय पे रिविजन नहीं किया, तो एग्जाम टाइम पे 90% चांसेस हैं कि आप वो भूल जाओगे चीज। मतलब समय भी लगाया फिर भी वो काम नहीं आया। तो ऐसा काम मत करो, चीजों का रिविजन करो। और अभी आपके रिविजन के लिए ही मैंने एक रिविजन क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है, जैसे हमने 2023 में चलाई थी, अभी 2024 के लिए भी शुरू कर दी है, जिसमें अभी तो हम जनवरी महीने का रिवीजन कर रहे हैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता हूं ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। मात्र 10 से 11 मिनट की क्लास होती है। 24 घंटे में से अपने 10 से 11 मिनट निकालें करंट अफेयर्स के लिए, उसका रिवीजन करने के लिए। फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस वो वीडियो आप चला करके बैठ जाओ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया डेली करंट अफेयर्स में, रिवीजन में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वो डिक्टेट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। अगर वीडियो नहीं लेना चाहते हो तो खुद से रिवाइज करो और डेली करो। अपना रजिस्टर उठाओ, अगर रजिस्टर बनाते हो तो नोट्स उठाओ और 10-5 मिनट उसको दो, और डेली देना है, ये नियम आपको बांधना पड़ेगा। अब जो आपको सूटेबल लगता है, वीडियो देखना आसान लगता है, सूटेबल लगता है, तो वो देख लो। खुद के नोट्स बनाते हो, उनसे रिविजन कर सकते हो, लेकिन डेली करना है, ये बात ध्यान में रखना। तो फिर वो करो, लेकिन करो जरूर। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सखी। तो याद रखना, अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहां पर है, पहले तो ये याद रखो, ये आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। और अभी इन्होंने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सखी की फुल फॉर्म भी है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये काम क्या करेगा? तो ये गगनयान मिशन पर जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनका ब्लड प्रेशर मापेगा, हार्ट बीट मेजर करेगा, मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये काम करेगा, या यूं कहूं कि उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना, सखी है। गगनयान मिशन की बात करें, आपको बताइए भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना। 2025 में हम इसे लॉन्च करेंगे। इसमें 3 लोग जाएंगे, और अभी आपने पढ़ा होगा 4 लोगों को चुना भी गया है। चारों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं, वो नाम भी मैं आपको बताता हूँ। प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अब ये 4 नाम आ गए हैं, इनमें से 3 जाएंगे, 3 फाइनल होंगे। अच्छा, हम तो
अंतरिक्ष में भेज रहे हैं इंसानों को। इसी तरह से आपको याद होगा अमेरिका एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेज रहा है, लेकिन याद रखना उतारेगा नहीं, चांद के आसपास वो चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। और उस मिशन का नाम क्या है? नासा के उस मिशन का नाम है आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस। बाकी हमारे 2 लक्ष्य जरूर याद रखना जो कि मोदी जी ने इसरो को दिए थे कि भारतीयों को चंद्रमा पर भेजना है कब तक? 2040 तक, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है कब तक? 2035 तक। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। तो डॉक्टर उमा रेले जो कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में है, वहां की प्रिंसिपल है, और अभी उनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेषकर भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा। भारतनाट्यम ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है बताओ। बाकी देखो इसी तरह के मैंने आपके ऑप्शन रखे हैं, आपको बताया जिस तरह का प्रश्न होता है उसी तरह का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के रिवीजन करवा दिया। देखो ऑप्शन में आपको समझ में आएगा। रंजन गोगोई साहब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, असम से आते हैं ये, और अभी इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे असम वैभव कहा जाता है। और अशोक सर्राफ 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला इनको, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और उसी तरह से केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाता है केरल ज्योति, जो कि अभी मिला टी पद्मनाभन को, अभी नवंबर 2023 की बात है। तो इसी तरह से ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको ये जो मैंने राज्य बताए यहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइस, मैं बताना भूल गया, मतलब याद दिलाना भूल गया कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के हमारे वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो अपना एक कीमती लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है और काम करने की और इच्छा होती है। अभी कल से मेरे को फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आंख वगैरह दर्द करती है। फीवर में होती है तो नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी बस मन में एक ही बात आती है, नहीं छुट्टी नहीं होने देनी है किसी भी कीमत पे। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, आप लोग देखते हो, तो ये मोटिवेशन वहीं से आता है। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना स्टडी ग्रुप में एक बार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा किरण रिजिजू। तो अभी तक हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन थे? पशुपति कुमार पारस थे, पर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके बाद किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। वैसे किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ये जो पशुपति कुमार पारस थे ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। अच्छा, किरण रिजिजू से आपको याद आएगा पिछले साल इनके पास कानून मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। फिर उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया था, और कानून मंत्रालय किसको दिया गया था? अर्जुन राम मेघवाल को। यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 नामक अभियान शुरू किया? मिशन 414। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 414 नाम से एक अभियान शुरू किया है। अच्छा, मिशन 414 ही क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहां पर 414 मतदान केंद्र है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने जाएं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, भारत का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के तशीगंग में 15,256 फीट ऊंचाई पर है ये। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है, तो विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ पे आपको 3 महत्वपूर्ण दर्रे यानी कि माउंटेन पास मिलेंगे, शिवकिला दर्रा, रोहतांग पास और बाडला चला दर्रा। यहाँ पे आपको पोंग बांध मिलेगा जो कि व्यास नदी पर है, इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल डैम आपको सतलुज नदी पे मिलेगा। अच्छा, व्यास नदी पे पंडोह बांध भी आपको मिल जाएगा। चमेरा बांध ये रावी नदी पर है। और नाथपा झाकरी परियोजना भी आपने सुना होगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पे। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो गया, जो कि अभी लद्दाख का भी बन गया। अब आप मुझे बताओ और किस देश ने अपना इसे नेशनल एनिमल बनाया था अभी? यहाँ का राजकीय पक्षी है जुजराना या ट्रेगोपेन इसे कहते हैं। वृक्ष है देवदार का, फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन, गुलाबी बुर्रांश। कुछ करंट अफेयर्स जो हमने हिमाचल प्रदेश से पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना खंजर एक्सरसाइज,
ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड योजना यहीं पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना यहाँ की है। सशक्त महिला ऋण योजना यहाँ की है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यहाँ शुरू हुई। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना यहाँ पे शुरू हुई। उसके अलावा एक ये भी याद रखो, माई स्कूल माई प्राइड अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। सरकार गांव के द्वार पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। बाकी संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई। और हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा था? 2025 तक। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश से ही थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकेड नाम से एक योजना भी शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली को सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम पान मुक्त राज्य बना था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र मैंने आपको बताया तशीगंग में है, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना यहाँ पे शुरू हुई। नारी को नमन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। और यहीं पे आपको अटल सुरंग मिलेगी, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य भी यही है। उसके अलावा भारत में पहली बार हींग की खेती भी यहीं पे की गई थी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन यहीं पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पूरा सुपड़ा साफ हमने कर लिया। स्टैटिक जो बनते हैं वो बता दिए, जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो पे अगर पहली बार आप आए हैं क्रिक एग्जाम चैनल पे तो वो भी बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश टॉपर है? फिनलैंड है, भारत 126 पे है। फिर पूछा किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। फिर पूछा लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दक्षिण कोरिया। फिर पूछा विश्व गौरैया दिवस मनाया 20 मार्च को। फिर पूछा भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट नाम है सोमा, ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा अभी संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म साल कौन सा रहा? 2023। और भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, नाम है पंकज आडवाणी। और अभी चर्चा में रहा था चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे कहाँ पे आया? ऑस्ट्रेलिया में। और आखिरी प्रश्न था कि रूस में भारतीय राजदूत कौन बने? तो आंसर होगा विनय कुमार। तो अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के होमवर्क प्रश्न में आपसे पूछा था कि अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।